दोस्तों ये एचटेट एग्ज़ाम जो 3 जनवरी 2021 को हुआ उसका ये टीजीटी का पेपर है। टीजीटी के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन जो आया था, जो पार्ट 3 था टीजीटी में, और उसमें टीजीटी में भी कई सब्जेक्ट थे, उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर था, ठीक है, उसका जो सेट है ये डी है, सेट डी। वैसे सभी सेट में क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, नंबर वाइज थोड़ा बहुत चेंज है उनका सीरियल नंबर। तो उसमें रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था उसके ये 20 क्वेश्चन हैं, 61 से लेकर 80 तक, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो 61 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक स्विमिंग पूल है 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लंबा है। मान लो ऐसे 30 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल, ये लंबाई होगी सिर्फ, अभी और भी आएगा इसमें। एट वन एंड डेप्थ ऑफ वाटर 0.80 या 0.8 भी कह सकते हैं, 80 या 0.8 मीटर, ये क्या है, डेप्थ है। मैं मान लूं कि ये 0.8 है एक एंड पे, ठीक है, इतना मीटर है ये। 0.8 के बाद दोस्तों जीरो लगाओ, कितनी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद, ठीक है। दशमलव के बाद पहले से फर्क पड़ता है, बाद से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0.8 को आप दशमलव हटाओ, 1 दशमलव है 80/10, नहीं 8 आएगा इसमें, 8/10 हो गया, ठीक है। अगर इसमें 2 जीरो और भी लगा लोगे तो क्या होगा, 800, कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल है ना यहाँ पे, तो 3 जीरो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो 3 जीरो नीचे आ गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8/10, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने 0.8 मीटर लिख दिया यहाँ पे। तो वन एंड पे 0.8 मीटर ये गहरा है एंड 2.4 मीटर एट दी अदर एंड, दूसरे एंड पे क्या है, 2.4 मीटर गहरा है, ठीक है, ज़्यादा है। अच्छा, तो ये ऐसे यूं हो गया, ठीक है, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा गहरा है, ठीक है। ये भुजा हम ऐसे मिला के देख लेते हैं कि ये 30 मीटर हो गई, ये 0.8 है यहाँ पे, तो ये भी 0.8 हो गया यहाँ पे, इतना 0.8 हो गया ये वाला। तो नीचे वाला कितना बच गया, 2.4 था सारा, तो नीचे वाला बच गया 1.6, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक तो रेक्टेंगल बन गया, और क्या बन गया, एक बन गया हमारे पास ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल भी कौन सा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। करना क्या है हमें, द एरिया ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द पूल अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग, ये लेंथ है ना, लेंथ के अलोंग आपने जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन इन्होंने बनाया, वर्टिकल मतलब यूं होता है ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, हॉरिजॉन्टल यूं होता है एक्स एक्सिस की तरह, वर्टिकल वाई एक्सिस की तरह ऐसे होता है जो। तो ये वर्टिकल एक्सिस से ये जो एरिया बनता है ना इसका, वो आपने निकालना है, ठीक है। आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है, ये इतना। आपने देखा है पूल जो होता है वो 3D में होता है, उसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। इसमें आपको ये जो दिख रही है 30 मीटर, ये आपकी लंबाई है, ठीक है, और ये जो हो गई ये आपकी हाइट कह लो या गहराई कह लो, ये हो गई। और चौड़ाई आपकी इसमें बन नहीं सकती, यूं आनी थी चौड़ाई एक यूं, वो तो इसमें दी नहीं हुई। तो यानी एक तरह से आपको एक दीवार का निकालना है ये एरिया, ठीक है। जैसे कमरे की बहुत सारी दीवारें होती है, सारे कमरे का क्षेत्रफल तब निकलेगा जब 4 दीवारों का हो, छत का हो, फर्श का हो, पर आपको मान लो एक दीवार का ही निकालना हो, उस टाइप का ये कुछ क्वेश्चन है। तो ये एक दीवार सी बन रही है पूल की, उसका निकालना है। इसमें क्या करोगे आप, इस रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ पूल क्या होगा आपका, आपका रेक्टेंगल जो है उसका एरिया होगा प्लस में ट्राइंगल जो है उसका एरिया होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई इसकी कितनी है 30, और गुणा में चौड़ाई कितनी है, ये 0.8, ये हो गया। और ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस आधार 30 है और आपका ये परपेंडिकुलर लंब है जो वो है 1.6, तो इसका क्या आ जाएगा, 30 गुणा में 3 8 24, एक डेसिमल था, बटा में 10 लगेगा, 10 से ये जीरो कट जाएगी, 24 आ गया। इसमें 2 से 15 पे चला गया, और 16 को 16/10 भी लिख सकते हो आप, इससे ऐसे दशमलव हटा दो, और 2 8 6, 2 5 10, 5 से 3 15, 8 ये 24 ये आ गया, ठीक है। 24 और 24 48 मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, 48 मीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। अमित इज वेस्ट टू प्रकाश, देखो आप ऐसे दिशा बना लिया करो, डायरेक्शन जो होती हैं
भारत का नक्शा जैसे होता है, ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में नॉर्थ, नीचे नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया कोलकाता की तरफ, इधर वेस्ट मुंबई की तरफ, ऐसे बना लिया। इसको देख देख के सवाल करोगे गलत नहीं होगा। अमित इज वेस्ट टू प्रकाश, अमित जो है प्रकाश से वेस्ट में है, अमित यहां होगा फिर इसका मतलब, और प्रकाश कहाँ है, इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अमित जो है प्रकाश से वेस्ट की तरफ है, ये प्रकाश, सॉरी ये प्रकाश ले लिया, अमित ले लिया, ये अमित वेस्ट की तरफ हो गया। एंड नॉर्थ टू सुमित, सुमित से नॉर्थ में है, सुमित से अमित जो है, अमित है ना ये ए, ये नॉर्थ में है, नॉर्थ ये है ना, तो सुमित से नॉर्थ में है तो सुमित साउथ में हो गया, सुमित मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हो गया सुमित, ठीक है, ये नॉर्थ में हो गया, इससे सुमित से नॉर्थ में हो गया, और प्रकाश से इधर वेस्ट में हो गया, ठीक है, लेफ्ट की साइड। तरुण इज ईस्ट ऑफ सुमित, तरुण जो है ना वो सुमित से ईस्ट में है, सुमित ये राइट से ईस्ट क्या होगा, राइट हैंड की तरफ, इससे देख लो राइट हैंड की तरफ, ये देखो इस तरफ ईस्ट है, तो सुमित से इस तरफ ईस्ट में क्या हो गया, तरुण हो गया, ठीक है, तरुण। तरुण इज इन विच डायरेक्शन, तरुण कौन सी डायरेक्शन में, ये तरुण पूछ रहा है, ये तरुण कौन सी डायरेक्शन में है, विद रेफरेंस टू अमित, अमित के रेफरेंस में, अमित ये रहा, अमित से तरुण कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो दोस्तों अमित यहाँ है, इससे नीचे है थोड़ा सा, ये हो गया आपका साउथ की तरफ, और इधर भी है थोड़ा सा ये, ठीक है, नीचे भी है और इधर भी है, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच में है ये साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में एक कोण 108 डिग्री का है, मान लो कोई भी चतुर्भुज आपका हो, उसमें आपको एक कोण 108 का दे दिया, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, जो बचे हैं 3 एंगल वो बराबर है। देखो चारों कोणों का योग, सम ऑफ 4 एंगल्स, चार जो कोण होते हैं चतुर्भुज के, चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है, इसमें से एक कोण 108 आ गया, कितने बच गए, 252। अब तीनों के तीनों बराबर हैं, तो तीनों के तीनों बराबर हैं तो कितने कितने होंगे, 3 से भाग कर दो इक्वली, 3 8 24, 3 चौके 12, 84 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपका। ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स का फादर है, एक्स मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, और ये हो गया फादर, एफ लिख लो या फादर लिख लो, ए एक्स का फादर है। बी इज मदर ऑफ वाई, बी मान लो मैं यहां लिख लेता हूं, मदर फादर को ऊपर की तरफ लिख लेता हूं, तो बी इज मदर है किसकी, वाई की, यहां वाई लिख लिया, ये हो गई मदर वाई, ठीक है, ये भी हो गया। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड की जो सिस्टर है वो वाई है, एक्स ये रहा और जेड, जेड कहीं है नहीं, जेड मान लो मैं यहां मान लेता हूं, ये जेड है, एक्स और जेड है, इन दोनों की ये वाई क्या है, ये सिस्टर है, ठीक है। तो एक्स और जेड क्या हुए, एक्स और जेड ब्रदर हो सकते हैं इसके, या सिस्टर हो सकते हैं, या तो तीनों लड़कियां हो तो वाई सिस्टर है, ये भी सिस्टर हो गई, ये भी सिस्टर हो गई, वाई तो सिस्टर है लिखा हुआ है, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, वाई तो सिस्टर है, वाई तो लड़की है, ठीक है, वाई तो सिस्टर है, एक्स और जेड भाई हो सकते हैं या बहनें भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो ये तीनों एक लाइन में हो गए, एक तरह से ये बहन भाई हैं, और ये देखो ये फादर है, ये मदर है, ये बहन भाई हो गए ना एक तरह से, या बहनें बहनें हो गई, एक्स की वाई सिस्टर है, ठीक है, तो इसकी जो माँ है वो इसकी भी माँ होगी, है ना, इसका जो फादर है वो इसका ही फादर होगा, तो ये आपस में क्या हो गया, कपल हो गया, ये हो गया पति और ये हो गई पत्नी, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए, क्यों, क्योंकि ये एक्स की वाई सिस्टर है, तो एक्स या तो ब्रदर होगा, ठीक है, या तो ये लड़का है ये लड़के, ये दोनों भाई बहन या बहन बहन जो भी हैं, इनके ये माता पिता हो गए, इसका ये ए फादर है और बी मदर है, ठीक है, तो ये इन दोनों का आपस में रिलेशन है, तो ये तो अपने आप पति पत्नी हो गए। अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है वो आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, सत्य है नहीं पूछा है, सत्य नहीं है, आवश्यक, नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। बी इज द मदर ऑफ जेड, बी जो है वो जेड की इसकी मदर है, ये तो सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि ये जो है जेड और एक्स है ना, इनकी बहन है वाई, ठीक है, तो ये तो एक तरह से भाई बहन या बहनें हैं आपस में, ठीक है, तो इसकी ये माँ है, तो बी इन तीनों की माँ है, ठीक है, ए इन तीनों का फादर है, तो बी इज द मदर ऑफ जेड, ये तो सत्य होगा, ट्रू। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स जेड की सिस्टर है, एक्स जो है वो जेड की सिस्टर है, देखो भी एक्स भाई भी हो सकता है जेड का, हमें पता नहीं ना कि एक्स मेल है या फीमेल है,
तो एक्स भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो ये ट्रू होना जरूरी नहीं है और ट्रू हो भी सकती है, पक्का नहीं है, तो ये भी छोड़ देते हैं। बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी ए की वाइफ है, ये तो सत्य है ही, दिख ही रहा है। वाई इज द सन ऑफ ए, वाई जो है ये सन है ए की, ये सन नहीं है भाई, ये तो एक्स की सिस्टर है, तो यानी कि ये फीमेल है, तो फीमेल है तो ये ए की क्या है, बेटी है, ठीक है ना, सन नहीं है, बेटी है। तो ये स्टेटमेंट जो है वाई, ये गलत दे रखी है इन्होंने, वाई सन नहीं हो सकती, वाई क्या होगी, डॉटर होगी ए की। तो इसने यही पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है कि जो ट्रू होना जरूरी नहीं है, ये ट्रू है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि ये ट्रू आपकी नहीं है, बाकी ट्रू हो सकते हैं, ये दो तो ट्रू है ही, और ये ट्रू हो भी सकता है, ना भी हो, ये सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। 12 मैन, 12 आदमी हैं, टेक 18 डेज, 18 दिन लेते हैं टू कंप्लीट ए जॉब, एक जॉब को पूरा करने के लिए क्या लगते हैं, 12 मैन और गुना में 18 डेज, ठीक है। इस काम को थोड़ा सा आसान करने का तरीका, क्योंकि इसमें वुमेन भी इन्वॉल्व हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, तो इसको आसानी से कर लेते हैं। कैसे, 12 आदमी काम करते हैं, मान लो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, कितना करता है, 1 यूनिट, तो 12 आदमी कितना करेंगे, 12 यूनिट एक दिन में करेंगे, और 18 दिन है टोटल, तो मैं मान लेता हूं इस काम को, कितने यूनिट काम है हमारे पास, 12 8 96 9, 12 के 12 और 9 21, 216 यूनिट में पूरे काम को मान लेता हूं। पूरी जो जॉब है ये 216 यूनिट की है, ठीक है। उसमें से 12 आदमी 18 दिन लग गए, यानी कि 216 आदमी लग गए एक तरह से, 12 आदमी एक दिन लगे तो 12 आदमी लगे, 18 दिन लगे तो 12 और 18 गुणा 216 आदमी लग गए, एक तरह से एक एक यूनिट काम किया तो 216 यूनिट काम हो गया। तो हमने एक तरह से क्वांटिटी मान ली काम की, कितना काम है हमारे पास, 216 यूनिट काम है। अब क्या कहता है, 12 वुमेन, अब 12 वुमेन लगती है भाई, ठीक है, 18 डेज तक लगती है, ठीक है। ध्यान से देखो, 12 मैन भी 18 दिन तक लगे थे, 12 वुमेन भी 18 दिन तक लगी है, पर वो कंप्लीट करती है 3/4 पार्ट, काम का 3/4 पार्ट कंप्लीट करती है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब वुमेन है ना, वुमेन, वो ये 12 मैन लगे थे ना 18 दिन में, वो पूरा काम कर गए थे, पर 12 वुमेन जो लगी 18 दिन में वो पूरा काम नहीं कर पाई, वो कितना कर पाई, 3/4 पार्ट कर पाई वो जॉब का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वुमेन की कैपेसिटी है, वुमेन की जो कैपेसिटी है वो मैन की कैपेसिटी से कम है। वुमेन की कैपेसिटी कितनी हुई काम करने की, वो मैन की जो कैपेसिटी है ना उसकी 3/4 हो गई, 3/4, ठीक है। तो उससे 3/4 यूनिट काम करेगी वो, मैन 1 यूनिट करता है, तो वुमेन कितना करेगी, 3/4 यूनिट, ये 1 यूनिट कर रहा था, हमने माना था कि 1 यूनिट एक दिन में करेगा ये मैन जो है, तो ये इसका 3/4 करेगी, ठीक है, इतना भी हो गया। अब क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, विल 10 मैन, 10 आदमी और 8 वुमेन, दोनों मिल गए, 8 वुमेन टुगेदर मिलके टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब, इसी काम को 10 आदमी और 8 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ठीक है भाई। पहले तो हम इनकी कैपेसिटी देख लेते हैं, 10 आदमी कितना काम करेंगे भाई, एक दिन में 10 यूनिट करेंगे, ठीक है। 8 औरतें कितना काम करेंगी, औरतों की कैपेसिटी 1 नहीं है, 1 से कम है, 3/4 यूनिट काम कर रही है, तो 10 यूनिट तो इसका हो गया, और 4 दूने 8, 2 3 6 यूनिट इसका हो गया, यानी 16 यूनिट काम एक दिन में होगा, ठीक है। काम कितना है टोटल, 216 यूनिट, तो डेज कैसे निकालोगे आप, टोटल जो आपका वर्क है ना, टोटल वर्क है उसको आप 1 डे का जो काम है ना, 1 डेज वर्क से आप डिवाइड कर दो। टोटल काम आपका 216 यूनिट था, इसमें से 16 यूनिट आपका एक दिन में हो रहा है, किससे, 10 मैन और 8 वुमेन से, इससे भाग कर दो आप, तो 16 से कितने बज जाएगा, 16 से भाग नहीं हो रहा, 8 से 8 दूने 16, 5 8 7 56, 8 दूने 16, 27/2, 13 से 1/2 डेज आपके लग जाएंगे, 13 से 1/2, ये ऑप्शन आ गया। तो क्या करना है आपने, 12 मैन 18 दिन कर रहे हैं, तो 12 गुना में 18, 216 यूनिट काम मान लेना है, एक आदमी 1 यूनिट करता है, वुमेन इसी काम का 3/4 पार्ट करती है इतने ही दिनों में, 18 दिनों में 12 वुमेन, तो यानी कि ये पूरा काम नहीं करती है, 3/4 पार्ट कर रही है, तो इसका मतलब वुमेन की कैपेसिटी कम है, 3/4 यूनिट है, मैन की 1 यूनिट, वुमेन की 3/4 यूनिट, तो 10 मैन की 10 यूनिट हो गई, 8 वुमेन की 6 यूनिट, 16 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 216 यूनिट का काम है, तो कितने दिन में करेंगे, 13.5 दिन में कर देंगे ये। अमंग 5 पर्सन्स P Q R S एंड T, 5 आदमी हैं, ठीक है। T इज शॉर्टर देन R, T जो है वो R से एंड S से भी, देखो भाई
आर से भी छोटा है और एस से भी छोटा है। टी छोटा है तो मैं टी नीचे लिख लूँ, टी छोटा है, किससे छोटा है, आर से छोटा है, एस से भी छोटा है। एस का हमें अब पता नहीं कि कहाँ होगा, तो एस मैं बराबर ही मान लेता हूँ, आर और एस में कौन छोटा बड़ा है पता नहीं, तो आर और एस से टी छोटा है, दिख गया यहाँ पे। क्यू इज नॉट एज टॉल, क्यू उतना लंबा नहीं है एज टी, जितना टी है, मतलब क्यू जो है वो टी जितना लंबा नहीं है, यानी टी से छोटा है। टी से छोटा है तो क्यू आ जाएगा नीचे, क्यू यहां आ गया, तो क्यू टी जितना लंबा नहीं है, बट टॉलर देन वन पर्सन, एक आदमी से लंबा है, एक आदमी से लंबा है। किससे लंबा हो सकता है, टी से ये छोटा है, टी जितना लंबा है नहीं। आर और एस तो इससे टी से भी लंबे हैं, तो इनसे भी नहीं हुआ, तो कौन बच गया, पी बच गया। तो इसका मतलब एक आदमी से ज्यादा लंबा है ये क्यू जो है, ठीक है। तो किससे लंबा हो गया, पी से ये लंबा हो गया। अच्छा, आर इज शॉर्टर देन वन पर्सन, आर जो है वो एक आदमी से छोटा है, एक आदमी से आर छोटा है। ये देखो टी क्यू पी से तो बड़ा है, किससे छोटा हो सकता है, इसका मतलब एस, इसका हमें पता नहीं था, हमने बराबर माना, तो यानी एस से छोटा है ये, ठीक है, ये बराबर नहीं है, एस से छोटा हो गया ये। हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, इसमें सबसे लंबा कौन है बताओ, सबसे लंबा तो ये दिख रहा है एस, बस हो गया सवाल आपका। तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आप पूछ सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो ऐसा चैप्टर भी मैं करवा दूंगा इस पे। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज, इस सीरीज में यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, वो हमें बतानी है। देखो इसमें एक अक्षर है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें पांच अक्षर है, ठीक है ना। इसमें तीन है तो इसमें कितने आएंगे, चार आएंगे, चार आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें से देखें कौन सा आता है, ए के बाद बी आता है, बी छोड़ दिया इसने, सी डी ई और एफ दो छोड़ दिए, जी एच आई, तो आगे इसका मतलब एक छोड़ा, दो छोड़े, यहाँ तीन छोड़ेगा, आई के बाद जे के एल छोड़ देगा, और फिर आ जाएगा एल के बाद एम एन ओ पी, ठीक है। उसके बाद आगे चार छोड़ेगा, क्यू आर एस टी, और यू आ जाएगा, सही आ रहा है इसका मतलब, ये आ गया एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। ये आपके सीरीज वाले सवाल होते हैं ऐसे। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 4, 2 3 4 की रेशियो में 3 नंबर है हमारे पास। मैं क्या मान लेता हूं, एक नंबर को 2x मान लूं, एक नंबर को 3x और एक नंबर को 4x, ऐसे रेशियो वाले हम मान सकते हैं। द सम ऑफ देयर क्यूब, इनके क्यूब का सम, इनके क्यूब देखो ये हो गए दोस्तों, इनके क्यूब और इनका सम बीच में जोड़ लगा दिया, इतना है 33,957, 33,957 नंबर्स ज्ञात करो। इसका 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, 3 3 होती है 27, 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x 8 27 35 4 39 60 99, x की 3 हो गया ये, इनको आप जोड़ लोगे। अब क्या करोगे, 99 से इसको काट दो, 11 से कट रहा है, 11 नहीं में 99, 11 33, 9 पे पढ़ा नहीं चला 0, 95, 11 8 88, 7 11 7 77, 9 से काट के देखते हैं, 9 3 27, 3 9 चौक 36, 2 9 3 27, x की क्यूब बराबर 343, 343, तो x का मान 7 आ जाएगा, 7 का क्यूब है ये। अगर दोस्तों नहीं आता हो तो ऐसे कर लेना, ये और किसी से भाग नहीं हो रहा, 7 से ही हो रहा है, 7 चौके 28, 7 में 63, 7, ठीक है। x का मान 7 आ गया, तो हमने नंबर कौन से माने थे, 2x 3x और 4x, हमारे नंबर क्या थे, 2x 3x 4x, तो x का मान 7 आ गया, 7 रख दो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 14 21 28, ये आपका सवाल हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये जो है इसका लास्ट अक्षर क्या आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है, ठीक है। इसके सिर्फ लास्ट अक्षर देख लो, लास्ट अक्षर का क्यूब कर लो, 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, लास्ट अक्षर 4 आएगा। इसका क्यूब करोगे, 1 का क्यूब आएगा 1, वैसे भी 21 का आपको पता है 9261 आता है, ठीक है ना। 1 28 8 8 64, 64 8 512, इसके 2 आएगा लास्ट में। तो ऐसे क्यूब आएंगे। हम आगे वाले अक्षरों को छोड़ दो, लास्ट वाला देख लो, 4 1 2, इनका जोड़ करो, 4 1 5 और 2 7, ठीक है, जोड़ के आया 7 आया, यहां भी ये देखो 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकते, क्यों, ये सारे इवन नंबर है, देखो 2 8 4 8 12 16, इवन, इवन का क्यूब करोगे जैसे 2 का करते हो तो इवन ही आएगा वो 8, ठीक है ना। और इवन का जब जोड़ करोगे आपस में जैसे 8 10 12, तो वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। और हमारा जो नंबर ये दे रखा है ना क्यूब का सम, वो ओड है 7, देखो, तो इसलिए ये वैसे ही रिजेक्टेड थे। तो कई तरीके हैं इस सवाल को
करने के आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। इसमें एक नंबर ये देखो इवन ओड था, इसको देख के भी अंदाजा हो गया था कि इन चारों ऑप्शनों में से यही आएगा। पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर। पी और क्यू दो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कोई वर्गमूल 3 टाइप की ऐसे चलता ही रहे, ठीक है ना, जिसके डेसिमल प्लेसेस लिमिटेड हो, पता होगा हमें कितने होते हैं। एंड ये दे रखा है आपको 3 जमा वर्गमूल 5 3 माइनस वर्गमूल 5 बराबर दिस, देन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये देखो ये हर है ना, नीचे वाले को क्या बोलते हैं आप, डिनोमिनेटर, हर, और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हो आप, हर का परिमेयकरण करते हो, रैशनलाइज करते हैं इसको, तो आपका सवाल हो जाता है। नीचे क्या है आपका इरेशनल नंबर है, वर्गमूल 5 इरेशनल है, ठीक है ना, वर्गमूल 5 आप निकालते हो तो आपका डेसिमल यूं चलता जाता है, तो इसलिए आपको इरेशनल नंबर बोलते हो। तो इसको रैशनल बनाना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज कैसे करते हो आप, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना उसी से ऊपर गुणा कर देते हो, बस क्या करना है, ये निशान है उसको बदल देना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ ए प्लस बी बन जाए, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे ही नीचे स्क्वायर होगा तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, और वर्गमूल खत्म होते ही जो नंबर इरेशनल था वर्गमूल 5 था वो 5 हो जाएगा, यानी रैशनल बन जाएगा। इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो ए जमा बी हो गया ऊपर तो, और यहाँ भी ए जमा बी, तो ए जमा बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, 2 ए बी, 2 इंटू ए 3 है, बी वर्गमूल 5 है, नीचे 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5 का स्क्वायर बी का स्क्वायर 5 आ गया। 9 और 5 14 जमा 2 3 6 वर्गमूल 5, 9 में से 5 के 4, ठीक है, 14/4। इसको अलग अलग लिख लो, वर्गमूल वाली को अलग, बिना वर्गमूल वाली को अलग, इसी फॉर्म में, ये वर्गमूल बिना वर्गमूल वाली, ये वर्गमूल वाली। तो ये 2 7 14 7/2 जमा 2 2 4 2 3 6 3/2 वर्गमूल 5। इसने इस फॉर्म में लिखने को बोला था P जमा क्यू वर्गमूल 5, तो इसी फॉर्म में आ गया। ये हमारा P है और ये हमारा Q है और ये वर्गमूल 5 है, तो P आया 7/2, Q आया 3/2, तो P 7/2 और Q 3/2, ये तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको इसी सीरीज की। देखते हैं, डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी, ठीक है, 3 अक्षर छोड़ दिए इसने, एच ले लिया, एच के बाद आई जे के 3 छोड़ दिए, एल एम एन ओ 3 छोड़ दिए, फिर पी क्यू आर एस 3 छोड़ दिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 3 छोड़ता जा रहा है, 3 छोड़ो। जे के बाद के एल एम छोड़ देगा, क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद ओ पी क्यू छोड़ दो, आर आ जाएगा, आर के बाद एस टी यू छोड़ दो, वी आ जाएगा। ऐसे करके इसने ये सीरीज बनाई है, सीरीज वाले। ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, तो वही हमारा इंडिया का मैप, नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। 1 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ये यहाँ पे थे वो आदमी और यहाँ से ईस्ट की तरफ चला ये 1 किलोमीटर। देन ही टर्न टू साउथ, साउथ नीचे की तरफ है दोस्तों, साउथ की तरफ हो गया टर्न, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, साउथ की तरफ कितना चलेगा, 5 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया भाई वो। उसके बाद अगेन ही टर्न टू ईस्ट, ईस्ट तो आपका इस साइड है, राइट साइड, ईस्ट की साइड में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चल लिया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ चला ये, ठीक है, ऊपर की तरफ कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर, तो 5 तो देखो ये सीधे लाइन में यहाँ तक हो जाएगा, इस तक 5 हो जाएगा ये, है ना, ये, और ऊपर 9 चल रहा है तो 4 और चलेगा, इसका मतलब यहाँ तक ये 4 हो गया, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये, इससे ये अब यहाँ पे है ना ये 4 किलोमीटर, ये कितना दूर है, ये बताना है हमें। ये 1 था, ये कितना है भाई, ये देखो नीचे नीचे दिया हुआ, ये 2 था, तो यहाँ भी 2 है, ये 1 और 2 कितना हो गया, ये टोटल 3 हो गया, इनका जोड़, ये 3 हो गया इतना, और ये आपका 4 हो गया। बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर 9 जमा 4 का स्क्वायर 16 और इसका वर्गमूल 5, तो ये 5 किलोमीटर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सवाल था। अनिल इज स्टैंडिंग एट 16th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट मान लो, कॉर्नर मान लेते हैं हम, और लेफ्ट से ये 16th पोजीशन है आपकी, और इस पे कौन खड़ा है भाई, अनिल खड़ा है मान लिया।
लेफ्ट एंड इन ए रो, विकास इज एट द 18th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, राइट की साइड से, ये राइट एंड हो गया आपका, ठीक है। इससे आपको किसको खड़ा करना है, ऐसे विकास को 18वीं पोजीशन पे। अब देखो ये हमें पता नहीं कितने लोग हैं इसमें, हो सकता है विकास इसको क्रॉस कर दे, है ना, या हो सकता है विकास इधर ही रह जाए, ये डिपेंड करता है कितने लोग हैं हमारे टोटल। हमारे पास देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 40, 42, 48, 49, कम से कम 41 हैं, 40 के आसपास लोग हैं। तो यहाँ तक 16 हुए, तो इधर कितने बच गए, 24 और बच गए इधर, है ना, लगभग 24-25 बच गए। तो 18वीं पोजीशन इधर ही रह जाएगी, है ना, 18 इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मान लो राइट की तरफ से, मान लो मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पे आ गया, ये आ गया 18वां स्थान पे कौन खड़ा है भाई, विकास, राइट से विकास आ गया 18वीं पोजीशन पे। ये 18वीं पोजीशन यूं है राइट से, और ये 16वीं पोजीशन लेफ्ट से है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। गोपाल इज 11th फ्रॉम अनिल, ठीक है, टुवार्ड्स द राइट, अनिल के राइट साइड में गोपाल है, अनिल के राइट साइड मतलब इस तरफ गोपाल है। एंड 3rd फ्रॉम विकास, जो गोपाल है वो कहाँ है, गोपाल को इसने बताया है कि लेफ्ट से, वो अनिल के लेफ्ट से, अनिल यहाँ है तो अनिल के लेफ्ट से 11वीं पोजीशन पे है राइट साइड में। और 3rd फ्रॉम विकास, विकास से 3rd है वो टुवार्ड्स द राइट एंड, राइट की साइड, विकास से भी राइट की साइड है, यानी विकास के राइट की साइड मतलब यहाँ हो गया, विकास के राइट साइड में तीसरा, विकास ये है, इससे तीसरा मान लो, ये मैं यहाँ मान लेता हूँ, 2 लोग बीच में, ये तीसरा, यहाँ पे गोपाल है, ठीक है। तो ये 18वां था, विकास इधर से, ये इधर से 18वां था, तो गोपाल कौन सा होगा, 3 स्थान इधर है, तो ये गोपाल 15वें स्थान पे है। गोपाल कहाँ पे है भाई, 15वें स्थान पे है गोपाल, क्योंकि राइट की साइड से आ रहे हैं तो विकास 18 पे है, पर 18 से भी राइट की साइड है गोपाल 3, और 18 - 3 15, तो गोपाल 15वें स्थान पे है। पर इसने ये भी बताया था कि गोपाल 11वें स्थान पे है, किससे, अनिल से, अनिल ये रहा अनिल, ठीक है, अनिल से ये गोपाल 11वें स्थान पे है। तो अनिल कौन से स्थान पे है, 16वें पे, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से गोपाल कौन से पे हो गया, 16 और 11वें स्थान पे आ गया, और 16 और 11 27, ठीक है। तो ये लेफ्ट से 27 पे है, राइट से 15वें पे है, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं इसमें, 27 प्लस 15 और -1, 41 लोग हो गए। आपको क्या करना होता है, लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है आपकी, ठीक है, लेफ्ट पोजीशन, और प्लस में राइट से जो पोजीशन है, और -1 करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि इसको आपने लेफ्ट से भी गिन लिया, लेफ्ट से ये 27वां है और राइट से ये 15वां है, तो गोपाल 2 बार गिनती हो गया, इसलिए घटाते हैं। अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे कर लिया करो कि ये जो गोपाल है वो लेफ्ट से कितने पे है, 27 पे, और राइट से कितने पे है, 15 पे। तो 27वें पे तो लेफ्ट में कितने बंदे बच गए, 26 बच गए, और राइट में 15वें पे है राइट से, तो इधर कितने बच गए, 14 बच गए, 26 और 14 40, और एक गोपाल 41 हो गए, ठीक है। कैसे भी कर लाइन इस सवाल को, ये पोजीशन वाले सवाल होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ऐसे इनको आप कर सकते हो। 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z, आपको इतना दिया हुआ है, इसको आप यहाँ लिखो। इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है कुछ सिमिलर सा, 2 4 8, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की 2 और ऊपर y है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की 3 और ऊपर z तो है ही, ठीक है। और अब नीचे बेस इक्वल हो गया, ठीक है, 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर y, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है, पावर बराबर होंगी अगर बेस बराबर है तो, ठीक है। पावर क्यों, क्योंकि अगर ये बराबर ना होती, मान लो यहाँ पे x 5 हो, ठीक है, ये पावर 5 हो, 2 की पावर 5, और ये मान लो 2 की पावर 15 हो, तो इनकी वैल्यू तो अलग अलग आएगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर है 2y बराबर है 3z, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्या हमें यही निकालना था, नहीं, हमें ये दे रखा है कि 1/2x जमा 1/4y जमा 1/4z बराबर 4 है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 2y की है, पर आपको वैल्यू निकालनी है उसकी ऐसे। तो इसको ले लो, अब 1/2x जमा 1/4y को मैं लिखूं क्या, मैं क्या करता हूं, 4y की वैल्यू पुट कर देता हूं। y की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहां से x में x/2, यहां आ गया x/2। क्यों, क्योंकि जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x में सवाल को रखते हैं सारे को, ठीक है, yz को खत्म करना पड़ेगा, सवाल सिर्फ x में रहना चाहिए।
और यहाँ पे क्या 1/4 z है, 1/4 z, z की वैल्यू भी x में निकाल लो, इससे z की वैल्यू x में, x बराबर 3z है, z इधर रखो 3 इधर ले आओ, x/3 आ गया, तो यहाँ x/3 और बराबर 4। मैंने क्या किया, y की वैल्यू x में निकाल ली, z की x में निकाल ली, तो सारा सवाल x में हो गया। अब हमारा सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/2x, जमा में ये x/3 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/x, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/x आ जाएगा, 4 है इधर, 4x, 3 ऊपर चला गया बराबर 4। इसका एलसीएम लो, 2x 2x 4x, 4x एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4x 4x सेम है तो ऊपर वाला 3 सेम आ जाएगा बराबर 4। 2 और 2 4 और 3 7x, सॉरी 7 है ऊपर, 7/4x बराबर 4, 4x को उधर ले जाओ, 7 बराबर हो गया 4 चौके 16x, x का वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ, 7/16 गुणा में भाग में आ गया बराबर x, 7/16, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप ऐसे 2 की पावर बना के फिर x बराबर 2y बराबर 3z हो गया, y और z की वैल्यू x में निकाल लो और वो पुटअप कर दो, सारा सवाल x में हो जाएगा। अब आपका ये कोडिंग वाला सवाल, ड्राइवर को इन्होंने कोड किया है 12, पेडेस्ट्रियन जो रास्ता जिसके ऊपर से चलते हैं उसको इन्होंने 20, एक्सीडेंट को इन्होंने 16 किया है, तो कार को कितना करोगे आप। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा ये दिख रहा है कि ड्राइवर में 3 और 3 6 आपके करेक्टर हैं, अल्फ़ाबेट्स 6 हैं, पेडेस्ट्रियन में 3 और 3 6 4 10 हैं, एक्सीडेंट में 4 और 4 8 हैं, 6 यहाँ पे अल्फ़ाबेट थे, यहाँ 12 कर दिया, दुगुना कर दिया उसका, 10 का भी आपने दुगुना कर दिया, 8 का भी आपने दुगुना कर दिया, तो कार में कितने आपके ये अल्फ़ाबेट हैं, 3 अल्फ़ाबेट है, इसका दुगुना कर दो 6, ये 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल, ठीक है, ग्रुप में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, 7 रीड हिंदी, हिंदी पढ़ते हैं 7 लोग, ठीक है भाई, हिंदी को हमने 7 मान लिया। 8 रीड इंग्लिश, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं भाई आपके 8 पढ़ते हैं। एंड 3 रीड नन ऑफ दीज लैंग्वेज, 3 इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब 3 मैं निकाल देता हूं, पढ़ने वाले लोग कितने बचे, 12 बचे, तो एक तरह से टोटल आदमी हमारे पास 12 ही हुए, 3 तो पढ़ते ही नहीं है, ना वो हिंदी पढ़ते हैं ना वो इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद क्या दे रखा है इसमें, हाउ मैनी पीपल रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ऐसे कौन से कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हो, हिंदी प्लस में इंग्लिश दोनों पढ़ते हो, ठीक है ना, वो हमें बताने हैं। ठीक है, हमारे पास आदमी कितने हैं जो पढ़ते हैं, 12 लोग हैं जो पढ़ते हैं, 3 तो पढ़ते ही नहीं, तो 12 ही बचे ना पढ़ने वाले। हिंदी 7 पढ़ते हैं, इंग्लिश 8 पढ़ते हैं, टोटल कितना हो गया आपका 15, पर हमारे पास आदमी तो 15 है ही नहीं, आदमी सारे ही 12 हैं। ठीक है, तो 15 कैसे आया, इसका मतलब ऐसे आया ये कि ये जो 12 से कितने एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास, 3 एक्स्ट्रा आ गए ना, ये 3 लोग दोनों तरफ मिले हुए हैं, 3 यहाँ भी हैं, ऐसे 3 लोग हैं जो हिंदी भी पढ़ लेते हैं और जो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, वो दोनों जगह जुड़ गए, दोनों जगह जुड़ गए, तो इसलिए ये सम 3 ज्यादा आया, तो वो 3 लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो एक तरीका तो इससे आप सवाल निकाल सकते हो, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसमें ऐसे भी करते हैं कई लोग कि एक फार्मूला होता है NA यूनियन B, इसका मतलब टोटल बराबर NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन वही जो हिंदी भी पढ़ते हो इंग्लिश पढ़ते हो, सांझे वाले, ठीक है ना, सांझे वाले, तो वो लोग, तो इसमें टोटल 12 हैं, NA मान लो हिंदी वाले 7 और B को इंग्लिश मान लो तो 8 हो गए, और माइनस NA इंटरसेक्शन B, 7 और 8 15 हो गए, 15 में से 12 गए, -3 बराबर माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले 3 आ गए। एक ये भी तरीका है, इस फार्मूले से मेथड से कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा एक वेन डायग्राम वेन ने जो बनाया था, इसमें ये हिंदी है मान लो, ये इंग्लिश है, ठीक है, मान लिया, इसमें हिंदी के 7 हैं, इंग्लिश के 8 हैं। ठीक है भाई, हिंदी के मान लो 7 हैं, इंग्लिश के 8 हैं, टोटल कितने लोग 12 हैं। अब इधर ध्यान से देखो, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 8, टोटल 12 हैं, बाकी कितने बच गए भाई 4, तो इसका मतलब 4 इंग्लिश नहीं पढ़ते, इंग्लिश 8 लोग ही पढ़ते हैं, टोटल 12 है, तो इसका मतलब 4 लोग तो इंग्लिश नहीं पढ़ते,
तो इंग्लिश से बाहर, इंग्लिश जो नहीं पढ़ते, इसका मतलब हिंदी, सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, ये इधर इंग्लिश के गोले से बाहर ये आ गए। ऐसे ही हिंदी पढ़ते हैं 7 लोग, टोटल हैं 12 लोग, तो 5 बच गए, वो हिंदी नहीं पढ़ते। हिंदी नहीं पढ़ते वो कौन सा एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो कितने बच गए, 5, ये 5 आ गए, ये हिंदी नहीं पढ़ते, इसका मतलब ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। तो 5 और 4 9, कितने बच गए, 3। 3 ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम से भी आप इसको कर सकते हो। आपका डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर है, एक जर्नी है 80 किलोमीटर की। ए ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर, ठीक है। पहले 60 किलोमीटर है वो ट्रेन की स्पीड से चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है वो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर द रिमेनिंग डिस्टेंस 80 का था, 60 चल गई, कितना बच गया भाई, 20 किलोमीटर बच गया। वो किस स्पीड से चलेगी, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी, ठीक है, 20 की स्पीड से चल गई। द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, एवरेज स्पीड आपने निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका यही है, 80 किलोमीटर चलिए, टोटल कितना टाइम लगा उससे भाग कर दो, डिस्टेंस बटे टाइम, तो आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस आपका दे रखा है, आपका है 80 किलोमीटर, टाइम आपका नहीं दिया हुआ, टाइम टोटल कितना लगा, 60 किलोमीटर चली 40 के हिसाब से, तो 60 बटे 40, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2, ठीक है। और 20 किलोमीटर चली 20 की स्पीड से, दूरी 20, स्पीड कितनी थी 20, तो दूरी को स्पीड से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 घंटा लगा, 1 घंटा ये हो गया, और 3/2 1.5 घंटा, 1.5 और 1 2.5 घंटे हो गए, 2.5, ठीक है। तो 80, ये मैंने डेसिमल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ऊपर 1 0 लग जाएगी, ठीक है। अब इसको 5 5 25, और 5 से 16 पे 0, और 5 से फिर कितने पे चला जाएगा, 32 पे चला जाएगा ये। फाइंड द रोंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में रोंग नंबर बताना है आपने। देखो दोस्तों, ये भी एक कोडिंग सी होती है, इसमें देखो, इसमें देखना पड़ता है कि क्या मेथड से इसने नंबर को किया है। इसमें आगे 55 है, यहाँ 6 और 9 है, 6 में कितने होते हैं, 6 गुणा 9 54, और जमा में 1 55, ऐसे 5 5 25 और 1 26, ठीक है। 5 गुणा में 5 जमा 1 कर दिया, आगे 2 6 12, 2 गुणा में 6 जमा में 1 13 आ गया। ऐसे 1 गुणा में 3, 3 जमा 1 4 आना चाहिए, और यहाँ आया 5, तो ये गलत है, ठीक है। ये कोडिंग का सवाल था। ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 24, सेल मतलब बेचता है, एक डीलर एक आर्टिकल को बेचता है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस आ गई कितनी, 24, एंड गेन एज मच परसेंट, गेन मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होता है भाई, प्रॉफिट एज मच परसेंट, इतना परसेंट होता है, एज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जितनी प्राइस है उतना ही परसेंट। तो प्राइस तो हमने इसकी मानी नहीं, प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस एक तरह से, जो ओरिजिनल प्राइस होती है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो मानी नहीं, तो वो मान लो एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो प्रॉफिट उतना ही परसेंट होता है, एज मच परसेंट एज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की प्राइस के बराबर परसेंटेज में प्रॉफिट होता है। तो अगर प्राइस एक्स रुपए है तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया, एक्स प्रतिशत हो गया, बस परसेंटेज में है, उतना ही नहीं है, उतना परसेंटेज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर वो चीज 10 रुपए की है तो उसको लाभ 10 रुपए हो रहा है, ये अलग बात है, और एक लाभ चीज 10 रुपए की है उतने प्रतिशत हो रहा है, तो चीज 10 रुपए की लाभ 10% हो गया। तो इसमें यही कहा था कि उतने परसेंटेज आपका गेन है, ठीक है। तो देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इतना दे रखा हो तो निकल जाती है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आपको पता है सेलिंग प्राइस का क्या सूत्र होता है, सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, यही होता है दोस्तों। आपका सेलिंग प्राइस 24 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस क्या है एक्स, प्रॉफिट क्या है x%, किसका, ये जो आपका प्रॉफिट होता है ना, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, x के ऊपर प्रॉफिट है, x गुणा में x% या x/100, ठीक है। तो ये आपकी प्राइस हो गई, ये प्राइस का परसेंटेज में प्रॉफिट हो गया। अच्छा, 24 बराबर x, तो ये 100 से गुणा करनी पड़ेगी हमें ना, बटा में है, तो 100 इधर आगे गुणा में हो जाएगा, सबको 100 से गुणा कर दो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये 100 से गुणा में 24 हो गया, बराबर 100 x की गुणा 100x हो गई, और जमा में x और x की गुणा x² हो गई, ठीक है। तो ये 100 से गुणा हो गया सबसे, तो यहाँ 100 से गुणा, यहाँ 100 से गुणा, यहाँ 100 से गुणा हुई, 100 से 100 कट गया, x² आ गया। अब क्या करेंगे हम, x²
जमा में 100x इतना है, ये -2400 को इधर ले, प्लस 2400 को इधर लाओ, -2400 बराबर इधर क्या बचा 0, इसको हम इधर रख देते हैं। ये आपका जो इक्वेशन बन गई आपकी 2 डिग्री वाली, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके टुकड़े बनाते हैं, ठीक है, जिनकी गुणा -2400 गुणा माइनस में तभी होगी जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। एक प्लस का मतलब हमें बढ़ाना पड़ेगा 100 से और नीचे घटाना भी पड़ेगा, यानी कि प्लस का 120 कर लो और माइनस का 20 कर लो, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, सही है। प्लस का गुणा करोगे तो माइनस का 12 दूनी 24 2 0 ये आ गई। तो इसके टुकड़े बन गए x जमा 120 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। इससे वैल्यू x की -120 आएगी और इससे x की +20 आएगी। अब किसी आर्टिकल की प्राइस माइनस में तो हो नहीं सकती, तो प्राइस किस में प्लस में 20 आ गई, 20 आपका ये ऑप्शन हो गया, ठीक। द रेडियस ऑफ स्पीयर, एक जो गोला होता है ना गोला, ठीक है, उसका रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ स्पीयर इज डबल्ड, उसको डबल कर दिया जाता है। मान लो पहले r था रेडियस, ठीक है, उसको 2r कर दिया आपने, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप जो रेडियस या त्रिज्या को दुगुना कर देते हो तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। देखो भी वॉल्यूम इसका क्या होता है, आपको फार्मूला पता होगा, इसका स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की 3। यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 पाई r की 3 नहीं होगा, फिर ये 2r की 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आ गया 4/3 पाई r की 3, ये है 4/3 पाई 2r की 3 क्या हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 r की 3, ठीक है। 4/3 पाई तो सेम है, अगर मैं अनुपात में लूँ इसको तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो काट दो, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। r की 3 से r की 3 भी काट दो, तो यहाँ क्या आ गया कुछ नहीं, 1:8, 8 गुना हो गया इसका मतलब, ठीक है ना, 8 टाइम्स, पहले से 8 गुना। आपने त्रिज्या दुगुनी कर दी, ठीक है, तो वॉल्यूम 8 गुना हो गया। क्यों, वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है, वॉल्यूम में क्या हो जाता है त्रिज्या का क्यूब, r की 3 हो जाता है, तो दुगुना करोगे तो 2 की 3 8 गुना हो गया। अगर आप रेडियस को 3 गुना कर दोगे तो वॉल्यूम 3 का 3 27 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 8 गुना हो गया। अब इसने कहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, बढ़ कितना गया। देखो 1 से 8 हो गया, बढ़ा कितना, इंक्रीज 8 गुना हुआ है, पर इंक्रीज तो 7 ही हुआ ना, 1 जमा 7, 7 का इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में पूछा है व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंट बढ़ा। 7 किससे बढ़ा है भाई, 8 से बढ़ा है या 1 से, इस 1 से 8 हुआ है ना, 1 से 7 बढ़ा है, तो वृद्धि कितनी है 7, कितने के पीछे हुई 1 के पीछे, गुणा में 100, परसेंटेज निकालने का यही तरीका है, 700% हो गया, ठीक है, 700% ये बढ़ गया। हो कितने गुना हो गया, हो गया 800%, पहले से 800% हो गया, पर 100 तो था ही पहले, 1 तो था ही, ठीक है, तो 700% इसकी वृद्धि हो गई। ये आपका सवाल है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, एक सम है कोई भी मतलब धनराशि, कोई मूलधन, कोई प्रिंसिपल, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 2 साल के लिए 3% पर एनम की दर से इतना है, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड। सम तो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालें, ठीक है। हम उस सम को मान लेते हैं x सम था, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, टाइम जो है वो 2 ईयर दिया हुआ है। अब हमें और क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 101.50, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है कि 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल एक जैसा ही होता है। मान लो पहले साल 50 रुपए ब्याज बना, कंपाउंड इंटरेस्ट में 50 ही बनेगा। फिर क्या किया जाता है, 1 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं और बढ़े हुए मूलधन पे ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले वाले मूलधन पे ब्याज लगता रहता है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट वैसे कहीं है नहीं प्रैक्टिस में, कहीं भी पता नहीं कौन सा पुराना कंसेप्ट हम लिए जी रहे हैं। हर कोई ब्याज जोड़ देता है, कोई 6 महीने बाद, कोई 12 महीने बाद, ठीक है। तो 1 साल बाद, 1 साल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 साल बाद क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो x पे ही लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगेगा, x, और जमा में जितना भी इंटरेस्ट आया था वो जोड़ के उस पे लगेगा वो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, इससे थोड़ा बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। दूसरे साल थोड़ा बढ़ेगा, तीसरे साल फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जितने साल बढ़ेंगे। हमारे पास 2 ही साल है,
पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों समान होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल थोड़ा बढ़ जाएगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 101.50 है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड से तो कम होगा ना, इसके थोड़ा सा कम होगा इससे। देखो कम कौन सा है, 50, इतना कम तो हो नहीं सकता कि बहुत ज्यादा, आधा हो गया, ये तो आधे से भी कम हो गया, ये गलत। ज्यादा हो नहीं सकता सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता 101.5 से, ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो 100 ही बच गया, तो ये ऑप्शन 100। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इसके आसपास इससे थोड़ा कम ले लो, कंपाउंड से थोड़ा कम ले लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका प्रॉपर करने का कैसे, कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ना आपको 101.50, इसका यूज करो। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो आप, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक प्रिंसिपल और अमाउंट का फार्मूला होता है ना, क्या होता है वो, कि प्रिंसिपल इंटू 1 जमा आर बटे 100, इसकी पावर समय, समय कितना है 2, ठीक है, ये आ गया आपका मिश्रधन, इसमें से आप प्रिंसिपल घटा दो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये होता है 101.50 के बराबर। ठीक है, आप मिश्रधन निकाला, उसमें से मूलधन घटा दिया तो ब्याज बच गया आपका। ठीक है, अब x 1 जमा 3/100 एकम 100 और 103/100 हो गया, ये 103/100, इसकी 2 और माइनस x दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप क्या करोगे, इस x को कॉमन निकाल लो बाहर, तो यहाँ क्या बच गया, x बाहर निकल गया तो 1। अच्छा इसमें क्या करोगे, 101 5 0, 2 डेसिमल है तो नीचे 2 0 लगा दो, 1 0 तो कट भी जाएगी। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ x 103 का स्क्वायर हो जाएगा 10,609। ठीक है, ये 100 का वर्ग 10,000 होता है, 3 का 9 होता है, और 2 AB में 2 इंटू 3 इंटू 100, 2 तिये 600 हो जाता है, 10,609। ये कैलकुलेशन धीरे धीरे आती है, मतलब स्पीड से, आपको भी आ जाएगी, जिनको नहीं आते हैं उनको बढ़िया। 1015/10, 1015/10 आ गया। इसको काट भी सकते हैं वैसे हम, 5 दूने 10, 5 0 0, 5 तिये 15, 5 दूने 10, 203/2। अच्छा इसमें से ये घट जाएगा, यहाँ पे 10,000 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 10,000 एलसीएम ले लो आप। 10,609 माइनस 10,000 कितना बचेगा, 609 ही बचेगा, सीधा ही लिख देता हूं मैं, ज्यादा लंबा करने की बजाय। ठीक है, ये हो गया। अब 10,000 ऊपर चला जाएगा, इधर गुणा में 609 इधर आ जाएगा, एक्स निकालना है तो एक्स रख लो हमारा। ठीक है, 203/2, 10,000 तो चला जाएगा ऊपर और 609 नीचे वाले के साथ चला जाएगा। ठीक है, और ये देखो 2 तिये 6, 3 पे जा रहा है, 203 तिये 609, 20 तिये 60, 3 तीनों दिख ही रहे हैं यहाँ से, 2 से ये कट जाएगा 5,000 पे, 5,000/3 क्या आ गया आपका आ गया प्रिंसिपल, वो सम। ठीक है, सम आपको नहीं निकालना, आपको तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन 5,000/3 गुणा में दर 3 है, गुणा में समय 2 साल और बटे 100, ये होता है ना फार्मूला। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से 3 कट गया, 50 गुणा में 200, बस हो गया सवाल। तो इसको वैसे मेरे तरीके से मत करना, आप अंदाजे से कर लेना भी 101.50 जो ब्याज है उसके आसपास ही कोई आंसर देख लो, उससे थोड़ा कम होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, इससे ऐसे करोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा आपका। तो ये सवाल थे, हमने क्या किया, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था, जो सेक्शन 3 था इसमें, ठीक है, टीजीटी का जो पेपर हुआ 3 जनवरी को, इसका हमने डिस्कस किया। ऐसे और भी हम पेपर डिस्कस करेंगे, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या ईमेल कर सकते हो कि कौन से पेपर मैं कराऊं, कोई सजेशन हो तो हम ऐसे चीज़ें आपस में डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।